और ये भी रहता था कि मैं भूल भी जाता था चीज़ें कि जैसे आज ये चैप्टर करा 2 महीने बाद 3 बाद भूल गया। मेरा सर जो ऑफिस वाला जो हाँ, ये था extra उसकी वजह से एक factor भी है। पॉजिटिव थिंग ये थी कि मेरे पास टाइम कम था और ये मुझे पता था कि मेरे पास टाइम कम है। अगर मैं बुक्स के लिए जाऊंगा तो बुक्स ही करता रह जाऊंगा, इसलिए मैं खाली जो आपके वो नोट्स थे जिनको मैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले नोट्स बोलता हूँ। कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग में बेस मेरा वीक हो गया था एंड दैट इज़ बिकॉज मैं खुद से वो प्रिपेयर कर रहा था एंड मेरा वो कोई स्ट्रैटेजी अच्छा नहीं था, वो गाइडेंस नहीं मिल रहा था। तो आप कैसे टाइम मैनेज करते थे जीएस एंड मैथ्स और प्रणव के केस में या इनके केस में जॉब भी? माई प्रायोरिटी वुड ऑलवेज बी कि मैथ्स का टारगेट पहले फिनिश करना है। जीएस का थोड़ा रह गया तो बाद में मेकअप कर सकता था, बट मैथ्स वाला वो हायर प्रायोरिटी था, तो 60% टाइम मैथ्स का, बाकी जीएस में। कि मेरे पास टाइम कम था और ये मुझे पता था कि मेरे पास टाइम कम है। अगर मैं बुक्स के लिए जाऊंगा तो बुक्स ही करता रह जाऊंगा, इसलिए मैं खाली जो आपके वो नोट्स थे जिनको मैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले नोट्स बोलता हूँ वो ही करके और उन्हीं के शॉर्ट नोट्स बना के ब्लैक डायरी टाइप है वो मैंने फॉर्मूला शीट बनाई है। मैंने ऐसे कॉपी में लिख लिया कि ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है उसका। तो फिर जब भी मैं अगली बार रिवाइज करने आता था उसको तो खाली वो क्वेश्चन फटाफट करता था पहले मैं, और वो क्वेश्चन से 1-1.5 दिन में आते थे। Hello everyone, my name is Avinash Singh, next IAS Maths faculty. Today we have with us three remarkable personalities, Alfred, Pranav and Madhukant. इन सभी ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 24 क्रैक किया इस साल, and we have gathered today to know about their strategies, what they think about this exam, how they handle such huge amount of pressure, and many more things. So let's start. First, we'll ask Alfred. So please introduce Alfred. Hi everyone, I'm Alfred Thomas. I secured rank 33 this time. This was my 5th attempt. I graduated with my BTech in 2018 and since then I've been preparing for civil services exam. I've given 5 mains and all of those times I had mathematics as my optional, and only in my 4th mains did I clear mains and get to the interview stage. And finally in my 5th attempt I finally got selected. Yeah. Hello everyone, I am Pranav Sharma. I have secured AIR 107 this time and I have done my BTech in computer science in 2019. Then after I joined Indian Oil Corporation Limited and currently I am working there as assistant manager. This was my 3rd attempt and first interview. My optional was mathematics. Hello everyone, my name is Madhukant. I graduated in computer science and engineering from IIT Kanpur in 2019. Thereafter I worked for a few years in a software company. Later I started preparing for UPSC and this was my 4th attempt and I secured 578 rank this time. Nice. So my first question will be कि आप लोगों ने डिसाइड कैसे किया कि यू शुड स्टार्ट विद मैथमेटिक्स ऑप्शनल, यू शुड टेक मैथमेटिक्स ऑप्शनल? क्योंकि इन जनरल मैथ्स को लेके बहुत ज़्यादा वो रहता है कि बहुत बल्कि है, राइट? जीएस के साथ इंटरसेक्शन नहीं है, तो इतना नेगेटिविटी होने के बाद भी हाउ यू गाइस डिसाइडेड कि यू शुड गो विद मैथ्स ऑप्शनल? क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है कोई भी ऑप्शन चूज करने से पहले? तो अल्फ्रेड, आप लोग सब एक एक करके बताइए। अल्फ्रेड, आपने कैसे डिसाइड किया? सर, मैं जब डिसीजन ले रहा था क्या ऑप्शन लेना है, एक तो मैंने ये सुना था कि बैकग्राउंड देखो क्या पढ़ा है, इंटरेस्ट वगैरह देखो। तो द कोर्स दैट आई स्टडीड इन इंजीनियरिंग, माई स्ट्रीम वाज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, सो लॉट ऑफ माई सिलेबस अलाइंड विद द मैथ्स ऑप्शनल सिलेबस। तो मेरे को डिफ़ॉल्ट ऑप्शन तो मेरा था कि मैथ्स ले सकता हूँ, उसके बाद ही बाकी और कुछ देखूंगा। फिर उस टाइम पे मैंने स्कोर्स देखा तो आई थिंक दैट ईयर समवन हैड स्कोर 375 समथिंग लाइक। तो हाँ, यस सर। तो अंदर फीलिंग थी हाँ लो के स्कोर भी आ रहे हैं, अच्छी बात है। एंड मे बी एट दैट टाइम मेरे को उतना अवेयरनेस नहीं था बाकी चीज़ों को, तो उतना आइडिया नहीं था बाकी और क्या चल रहा है ये वो, एंड ये ऑनलाइन वगैरह उतना एक्सपोजर था नहीं। तो यूपीएससी के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था, बट बाय डिफ़ॉल्ट मैंने मैथ्स ऑप्शन ले लिया था, बहुत ज़्यादा सोचा नहीं था। क्योंकि मैथ्स में तो इंटरेस्ट था बचपन से, बैकग्राउंड भी मैच कर रहा था, स्कोरिंग भी लग रहा था, तो एक तो था। बट हाँ, मेन मेरा रीज़न तो मोटिव तो ये था, मेनली जिसका बैकग्राउंड था उसी में कंटिन्यू किया। हाँ। प्रणव, आपका क्या डिसाइडिंग सर, मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है, पर
कोई सब्जेक्ट ऑप्शनल हाँ, यूपीएससी में नहीं नहीं है। है। तो नेक्स्ट बेस्ट थिंग जो अवेलेबल है हमें वो मैथ्स ही है। और इवन ड्यूरिंग मैंने गेट एग्ज़ाम भी मैथ्स, लीनियर अलजेब्रा एंड काफ़ी चीज़ें, ये ग्रुप्स वगैरह उस टाइम भी पढ़ी थी सर। तो जब PYQ देखा मैथ्स का, इवन लिमिट ये जेई के टाइम पे भी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये जेई के टाइम पे भी हम पढ़ते हैं। तो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड उस हिसाब से था मैथ्स की तरफ, और मैथ्स पसंद भी है। दूसरा आपने जो वो जीएस के साथ ओवरलैप वाला जो कन्फ्यूजन या एक तरह से डाउट बोला बच्चों के मन में, पर मेरे हिसाब से वो सर इज़ अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि आप जीएस से जब बोर होते हैं तो आप मैथ्स पे आके रिलैक्स कर सकते हैं। मैथ्स को सॉल्व करते करते आप यू कैन अनवाइंड, और फिर जब आप मैथ्स से बहुत ज़्यादा मतलब आपका फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं मैथ्स से, फिर आप वापस जीएस पे जा सकते हैं। तो ये टू एंड फ्रो रहता है, इससे आपका टाइम बहुत ईजिली मैनेज होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमैनिटीज़ का कोई ऑप्शनल, क्योंकि दे आर बोथ सिमिलर काइंड ऑफ, इधर भी थिंकर फैक्ट्स लगाएगा। मैथ्स में आप आएंगे, फॉर्मूला उठाइए, न्यूमेरिकल कीजिए, तो जीएस का जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है। और दूसरा सर स्टैटिक है, और सब्सिक्वेंट अटैम्प्ट्स में, क्योंकि लंबी जर्नी हो सकती है यूपीएससी की, तो सब्सिक्वेंट अटैम्प्ट्स में मार्क्स बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा मैथ्स में होते हैं। ह्यूमैनिटीज़ में कई बार नेक्स्ट अटैम्प्ट में मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं, जो कि मैथ्स का एक पॉजिटिव थिंग है कि मार्क्स बढ़ेंगे आपके, अगर आप मेहनत करेंगे एक बार प्रिपेयर अच्छे से कर लेंगे तो आपको फ्रूट देगा वो, ये है सर। मधु, आपका क्या है, कैसे डिसाइड किया कि नेचुरल इंक्लिनेशन था मैथ्स की तरफ या कुछ और, या सीनियर्स को देख के? सर जैसे मेरा भी सर नेचुरल इंक्लिनेशन ही था कि मुझे मैथ्स अच्छी भी लगती थी और मैं भी मैथ्स में अच्छा था, तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ इसको। और फिर मैंने PYQs वगैरह देखे और क्वेश्चंस भी देखी, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि बिना देखी लग रहा था कि हाँ ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो और भी फिर टॉपर्स लोगों का भी देखा कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और सर मेरा भी ऐसा था कि अच्छे मार्क्स आएंगे इसमें तो मैं भी जीएस से को कंपनसेट कर दे। और सर सेम रीज़न जैसे प्रणव ने बोला कि अगर जीएस से बोर हो जाए तो मैथ्स में स्विच हो जाए, उसमें स्विच हो जाए, तो वो चीज़ भी ध्यान में रखी थी, इस वजह से मैथ्स मैंने चूज़ किया था। जैसे मैथ्स में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये रहता है कि, या बोला जाता है कि बहुत लेंदी है, लेंदी इन द सेंस कि अगर इफ यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर थ्योरी, तो बीइंग अ टीचर मुझे पता है कि आई कैन फिनिश द एंटायर सिलेबस विद इन 3.5 मंथ्स अगर सिर्फ थ्योरी करना हो। लेकिन मैथ्स में थ्योरी के अलावा प्रैक्टिस भी बहुत होता है, तो पूरा रिदम में आने के लिए यू नीड टाइम, यू टेक टाइम। तो आप कैसे टाइम मैनेज करते थे जीएस एंड मैथ्स, और प्रणव के केस में जॉब भी, टाइम कैसे मैनेज, कैसे डिसाइड किया कि जब ऑप्शनल शुरुआत की तब आप जीएस भी आपके लिए नया है, मैथ्स भी रिलेटिवली नया है, तो प्रीलिम्स के पहले तक कैसे टाइम को बैलेंस किया, कैसे टाइम डिवाइड किया, एंड वंस यू आर डन विद प्रीलिम्स तो वो 2.5 महीने मिले, तो उसमें कैसे आपने ऑप्शनल और जीएस मैनेज किया? प्लीज। सर मेरा तो स्टार्टिंग वाला जो टाइम था वो अच्छे से मैनेज नहीं किया था, उसकी वजह से सर आई वुड से माई जर्नी प्रोलॉन्ग्ड सो लॉन्ग, लाइक अगर 5 अटेम्प्ट लगे और अभी भी सर माई मैथ्स का परफॉर्मेंस इजंट एक्स्ट्रॉर्डनरी या बहुत अच्छा, ये नहीं हुआ कि मैथ्स की वजह से सिलेक्शन हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग में बेस मेरा वीक हो गया था, एंड दैट इज़ बिकॉज मैं खुद से वो प्रिपेयर कर रहा था, एंड मेरा वो कोई स्ट्रैटेजी अच्छा नहीं था, वो गाइडेंस नहीं मिल रहा था। बट आइडियली इफ़ आई वाज स्टार्टिंग अगेन, लाइक अभी मैं कर रहा होता तो मैं फर्स्ट टाइम मैथ्स में ज़्यादा फोकस देता, क्योंकि मैथ्स अगर एक बार अच्छे से वो बेस बन गया अच्छे से तो उसके ऊपर बिल्डअप करना ईजी है, बट वहाँ पे अगर गैप्स रह गए तो बाद में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इंटरकनेक्टेडनेस चाहिए बाद में, तो पहला वो बेस के लिए ज़्यादा, तो इनिशियली आई वुड से मोस्ट ऑफ माई टाइम आई वुड गिव टू मैथ्स ओवर जीएस। हाँ, बट एक बार अगर सो लेट्स से प्रीलिम्स आ गया, प्रीलिम्स से पहले तो जीएस ही पढ़ते हैं, एट द सेम टाइम आई बिलीव सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स के बाद कि वो टच अगर छूट गया काफ़ी टाइम के लिए तो रीस्टार्ट करना, पोस्ट प्रीलिम्स रीस्टार्ट करने में थोड़ा डिले रह जाता है, तो उसकी वजह से दिस टाइम अप टिल लाइक मे बी 3 weeks बिफोर प्रीलिम्स I was still giving some time to maths, maybe like 1 hour a day at max. वो भी बस PYQs वगैरह ही देख रहा था, तो एक this was something new I tried this time. And post prelims, between prelims and mains, again sir, I feel there are 3 things that I've seen. एक है कि कुछ लोग ऑप्शनल के लिए 1.5 महीने देते हैं फिर जीएस पे जाते हैं, कुछ है कि वीक में 2-3 दिन जीएस का, बाकी टाइम मैथ्स में। माई अप्रोच वाज डेली डिवाइड करके, क्योंकि एक ही चीज़ में पूरा दिन पढ़ने का बोर हो जाता था, तो 60% ऑफ द टाइम मैथ्स में और बाकी जीएस में। तो ऐसा था कि टारगेट्स में सेट करता था, माई प्रायोरिटी वुड ऑलवेज बी कि मैथ्स का टारगेट पहले फिनिश करना है,
जीएस का थोड़ा रह गया तो बाद में मेकअप कर सकता था, बट मैथ्स वाला वो हायर प्रायोरिटी था, तो 60% टाइम मैथ्स का, बाकी जीएस में। तो ये था मेरा टाइम मैनेजमेंट वाला। प्रणव, आप कुछ ऐड करोगे? मेरा सर जो ऑफिस वाला जो हाँ, ये था extra उसकी वजह से एक factor भी है। पॉजिटिव थिंग ये थी कि मेरे पास टाइम कम था और ये मुझे पता था कि मेरे पास टाइम कम है। अगर मैं बुक्स के लिए जाऊंगा तो बुक्स ही करता रह जाऊंगा, इसलिए मैं खाली जो आपके वो नोट्स थे जिनको मैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले नोट्स बोलता हूँ वो ही करके और उन्हीं के शॉर्ट नोट्स बना के ब्लैक डायरी टाइप है वो मैंने फॉर्मूला शीट बनाई है और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रखे हैं। पीवाई क्यूज़ भी स्टार मार्क करता हूँ, डबल स्टार भी, अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाई क्यू डबल स्टार भी मार्क करता हूँ। और इन पीवाई क्यू आपकी ट्यूटोरियल शीट और पीवाई क्यू ये आइट्रेशन चलेगा, नोट्स फिर ट्यूटोरियल शीट फिर पीवाई क्यू देन आइट्रेशन फिर से चलेगा। तो ये 2 या 3 आइट्रेशन प्रीलिम्स से पहले ही कर लिया था सर। प्रीलिम्स के बाद सीधा ये ट्यूटोरियल शीट उठाएंगे, वो सॉरी फॉर्मूला शीट उठाएंगे और ट्यूटोरियल और पीवाई क्यू फिर से कर लेंगे। और इस बार फॉरेस्ट के क्वेश्चंस भी कर लिए थे सर जी। और लास्ट में जो मेंस जीएस और ऑप्शनल के बीच में टाइम होता है सर, तो उसके अंदर वो डेली 14-15 आवर्स क्लॉक करके पूरा सिलेबस एंटायर सिलेबस फिर से कवर कर लिया था उसमें। तो उससे था कि कॉन्फिडेंस बहुत हाई था जब मैथ्स का एग्ज़ाम देने जा रहे थे उससे। और इवन पेपर के अंदर जो था कि मेरा पेपर 2.25 घंटे में ख़त्म हो जाता था। उसके बाद मैं मतलब 5 क्वेश्चन जो होते थे 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लेता था। और उसके बाद फिर उनको थोड़ा बीच बीच में डाल दिया कुछ, या नंबरिंग कहीं अगर नहीं थी तो वो ऐड कर दी, तो ये सब करता था सर। तो ओवरऑल यही था। मधु, आपने कैसे किया? सब मेरा वैसे शुरू में मैं ऐसे नोट से पढ़ता था बट उसमें काफ़ी टाइम लग गया था, ये मैंने भी रियलाइज़ किया। और अगर गाइडेंस अच्छी मिलती शुरू में तो मैं भी इससे थोड़ा और जल्दी मैं करने की कोशिश करता। बट और ये भी रहता था कि मैं भूल भी जाता था चीज़ें, कि जैसे आज ये चैप्टर करा 2 महीने बाद 3 बाद भूल गया। तो फिर जब सेकंड इटरेशन कर रहा था मैं, तो फिर मैंने ऐसे किया था कि हर चैप्टर के ऐसे काइंड ऑफ 80 से 100 क्वेश्चंस मैंने ऐसे कॉपी में लिख लिया कि ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है उसका। तो फिर जब भी मैं अगली बार रिवाइज करने जाता था उसको, तो खाली वो क्वेश्चन फटाफट करता था पहले मैं, और वो क्वेश्चन से 1-1.5 दिन में जाते थे। तो उससे वो क्वेश्चन ऐसे होते थे कि पूरी ब्रेड्थ कवर कर हर टाइप के क्वेश्चन का। तो इस तरीके से काफ़ी तो रिवाइज जल्दी हो जाता था उससे। जब वही सेम क्वेश्चन अगर मैं 3-4 बार रिविजन हो जाएगी, फिर मतलब ऐसा होता था कि बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से रहेंगी। उसका फिर होता है कि हमेशा नए क्वेश्चन करने हैं, पीवाई क्यूज़ करने हैं, तो वो रिविजन काफ़ी फास्ट हो जाता था उससे। तो ये नई चीज़ ऐसे ट्राई करी थी वैसे जब मैं सेकंड इटरेशन कर रहा था तब। तो ये सही। इससे एक मेरा कॉमन क्वेश्चन है कि नॉर्मल जैसे जीएस हुआ या ह्यूमैनिटीज़ का ऑप्शन हुआ, उसमें राइटिंग प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। डेली आपको 1-2 घंटे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ और क्यों करनी पड़ती है कि वी नो द आंसर येट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन और माई थॉट ऑन द पेपर। मैथ्स में ऐसा कुछ है कि राइटिंग प्रैक्टिस जैसा कुछ, या मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर टेस्ट लिखना कभी भी जैसे प्रीलिम्स के बाद भी लिखना में शुरू कर दें तो भी काम चल जाता है कि प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ करना चाहिए? क्योंकि हम जैसे असाइनमेंट के थ्रू क्वेश्चन तो सॉल्व करते ही हैं, लेकिन ऐसे टेस्ट जैसा भी कुछ करा आप लोगों ने, या नॉर्मल असाइनमेंट के क्वेश्चन ही कर लिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही कर लिए वो सब, या टेस्ट सीरीज से क्या इंपॉर्टेंस है और कब से करना शुरू कर देना चाहिए टेस्ट सीरीज वगैरह या एनीथिंग लाइक दैट? सर एक तो राइटिंग प्रैक्टिस में तो मैथ्स तो रिटन प्रैक्टिस ही करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे तो, अगर मैंने जब भी नहीं किया वो दैट वाज मोर बिकॉज टाइम नहीं था, कंस्ट्रेंट की वजह से कि काफ़ी कुछ कवर था। बट आइडियल सिचुएशन में सारे क्वेश्चंस लिख के ही प्रैक्टिस, ये कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करना एंड प्रेजेंटेशन वगैरह सब। सेकेंड सर टेस्ट तो मैंने लगाए थे सर, एंड बिकॉज मैं ये मेंस प्रीलिम्स वाले साइकिल में फंसा था कि हर बार प्री होता था तो प्री के बाद फिर मेंस के लिए पढ़ लिया, फिर तो ऐसे ईयर लॉन्ग वाला टेस्ट सीरीज का नहीं किया, बट वो बिटवीन प्री एंड मेंस टेस्ट लगाता था सर। तो टेस्ट सीरीज में तो बहुत ऐसे स्किल्स भी प्रैक्टिस होते हैं जो तुम घर बैठ के नॉर्मल क्वेश्चन लिख के उससे नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल सेलेक्टिंग द क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, और टाइम मैनेजमेंट हो गया। थर्डली सर इवन आई थिंक आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन भी मैथ्स में वी डोंट रियलाइज़ कि प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है, बट आई फेल्ट दी उसके वजह से मार्क्स बढ़ जाते हैं कि राइटिंग स्टेटमेंट्स प्रॉपरली और क्या गिवन है क्या नहीं है, देन डायग्राम्स अच्छे से बनाना। तो प्रेजेंटेशन वाला एस्पेक्ट भी समथिंग है जो टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रैक्टिस होता है। एंड सो
all these for these factors I think writing test is essential. And हाँ तो वो तो है सर, वो तो आई थिंक नेसेसरी कंपोनेंट बोलूँगा मैं सर फॉर। प्रणव, मधु? सर मैथ से गाइस मतलब इकलौता शायद ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप ब्रेनस्टॉर्म करके बच नहीं सकते पीवाईक्यू के ऊपर। अगर आप पूरा सॉल्व नहीं करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम बहुत आएगी, क्योंकि हो सकता है कि आपको लिमिट का क्वेश्चन है कोई और आपको पता है हॉस्पिटल लगेगा और ये क्वेश्चन हो जाएगा, पर फिर भी अगर आप उसको पूरा सॉल्व एंड तक नहीं करेंगे तो असली एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपका इधर उधर होगा, कोई न्यूमेरिकल कोई नंबर मिस होगा और इवेंचुअली जो एंड रिजल्ट आएगा वो मैच नहीं करेगा जो रिजल्ट होना चाहिए था। दूसरा सर जो सर ने प्रेजेंटेशन की भी बात की, क्योंकि आपके पास स्पेस फिक्स होता है आंसर शीट के अंदर, तो अगर आप मतलब पहले से ही प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो वहाँ पे आप या तो ज़्यादा स्पेस ले लेंगे या आपको बीच में काटना पड़ेगा, फिर आपको नीचे से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक्यूरेसी और प्रेजेंटेशन दोनों का रोल है और ये आपको टेस्ट सीरीज़ या पीवाईक्यू जो भी आप टाइम बाउंड मैनर में करें तो वो हेल्प आपको करती है डेफिनेटली। मधु, टेस्ट सीरीज? सर मेरा भी ऐसे ही मानना था कि टेस्ट सीरीज़ के थ्रू एक तो जो एक अलग चीज़ होती है वो ये होता है कि कभी कभी हमें क्वेश्चंस आता नहीं है तो उसको ऑन द स्पॉट कैसे सोच के करना है, तो वो चीज़ प्रैक्टिस हो जाती है टेस्ट सीरीज से। और ये मेन पेपर इस वजह से इस बार का पेपर थोड़ा नए क्वेश्चंस थे, तो वो चीज़ अगर टेस्ट सीरीज में अगर हमने प्रैक्टिस करी होती तो मेन क्वेश्चन में भी अच्छे से कर पाते। तो सर ये लगा था टेस्ट सीरीज से। और सर वही कि सब जितना हम लिखेंगे तो उतना बेटर रहता है। उसमें मतलब ट्राई, जैसे लास्ट के 1 महीने जब आने वाला होता था तो मैं ट्राई करता था कि जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा हूँ तो उसको वैसे प्रॉपर फॉर्मेट में करूँ, मतलब नेट इतना नहीं कि मतलब बहुत ही अच्छे से 2-2 पेज में, बट इतना कि दिमाग में चल रहा है मेरे को, हाँ ये लिखना है, मैंने गिवन दैट टू प्रूव मतलब डिटेल्स। कोई ऐसा मिनिमम नंबर भी है जो आपने डिसाइड किया है कि आई हैव टू राइट दीज मेनी टेस्ट मिनिमम? कि मतलब कोई अगर एस्पिरेंट टारगेट रखने से चीजें थोड़ा आसान लगती है कि आई हैव टू राइट, जैसे प्रीलिम्स में लोग करते हैं कि आई हैव टू राइट 20 प्रीलिम्स टेस्ट, है ना, मेंस में मुझे लिखने ही लिखने 20-30 टेस्ट। ऐसे मैथ्स में भी कोई एक नंबर सजेस्ट करोगे आप कि इतना तो आप करके जाओ? सर एटलीस्ट 4 सिमुलेशन तो मतलब पेपर 1 पेपर 2 देन पेपर 1 पेपर 2 ये तो एटलीस्ट होना चाहिए। बाकी आपका सिलेबस ओवरऑल कंप्लीट हो और कॉन्फिडेंस अगर अंदर से आ रहा है, पीवाईक्यू आपने कर लिए हैं 2-3 बार देख लिए हैं, तो फिर यू कैन मतलब टेस्ट सीरीज़ के पीछे भागने से अच्छा है कि आप फॉर्मूले रिवाइज कर लें और 4 सिमुलेशन आप लिख लेंगे तो आपको 3 घंटे में वो 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस हो जाएगी, कैलकुलेटर चलाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये है सर कि एटलीस्ट 4 मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम तो सर फिर इफ टाइम परमिट्स तो ईयर लॉन्ग सीरीज आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप प्रिपरेशन भी स्ट्रीमलाइन हो जाती है, तो वो भी है सर। अच्छा, हमारे मैथ्स में दे आर अराउंड आई थिंक 14 टॉपिक्स, तो सभी पे इक्वल वेटेज आप लोगों ने दिया था या चाहते तो थे बट दे नहीं पाते थे, तो क्या स्ट्रेटजी बनाई आपने, कैसे बैलेंस किया ऑल 14 टॉपिक्स पेपर 1 पेपर 2 में? सर एक तो मेरा था कि बहुत फोबिया रहता है बच्चों की, हाँ। मॉडर्न कैसे हैंडल करना है, फिजिक्स कैसे हैंडल करना है ना, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? सर स्टार्टिंग में मैंने वो इनिशियली तो वो रह गया था, बड़े वाले टॉपिक्स रह गए थे क्योंकि वो अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाया। बाय द टाइम सिलेबस सब कंप्लीट हो गया था फिर कर रहे हो, तो मेरा प्रायोरिटी था कि दोनों पेपर में सेक्शन 1 का मैंने प्रायोरिटी रखा था। वो पर्सनल चॉइस था क्योंकि एज फार एज पॉसिबल मैं ट्राई करता था कि एक्चुअल पेपर में भी 2 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा सेलेक्ट करने होते थे वो सेक्शन ए से करूँ और 1 सेक्शन बी से। एंड मेरा करने का रीज़न था कि सेक्शन बी में जो टॉपिक्स थे उसमें आई वॉज मोर प्रोन टू मिस्टेक्स, जैसे ओडी पीडी हो गया, कभी कभी वो स्ट्राइक नहीं करता था, या फिर फिजिक्स वाला हो गया, अगेन फिजिक्स वाला अच्छे से किया था बट स्टिल टफ लगता था मेरे को। एंड पर्सनली फॉर मी सब मॉडर्न मेरे को ईजी लगता था, मेरे को रियल एनालिसिस और वो उसमें प्रॉब्लम होता थी कि मॉडर्न वाला आई थिंक हो गया था, मतलब आजकल आई थिंक 2-3 साल से कंपैरेटिवली डुएबल क्वेश्चंस आ गए थे। हाँ बट कंपैरेटिवली मैं रियल में भी इस साल जाके मेरा थोड़ा पकड़ बनी है कि वो कंटिन्यूटी एंड उन सब पे मैं लिख पाऊँ, वरना वो वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता था। बट कंपैरेटिवली फिजिक्स में आई स्टिल यूज टू स्ट्रगल, तो इसीलिए आई प्रेफर सेक्शन ए। तो उस हिसाब से मैंने टॉपिक्स किए थे कि टाइम कम है तो मैं सेक्शन ए वाले को अच्छे से करूँगा, सेक्शन बी में कुछ चीज़ें छोड़ सकता हूँ। तो जैसे 3D में है, पहले तो मैंने पूरा नहीं किया था बट इस जैसे कोनिकॉइड शायद पहले छोड़ाओ, बट इस बार कोनिकॉइड्स वगैरह अच्छे से किया था क्योंकि वो सेक्शन ए में आ रहा है। बट सेक्शन बी में कुछ
आई थिंक वो फिजिक्स वगैरह में फ्लूइड्स में तो काफ़ी कुछ मैंने छोड़ दिया था, अच्छे से नहीं किया था, या जो किया था मैंने पूरे प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर पाया था, तो ऐसा मेरा प्रायोरिटी रहता था। पर ना आप तो फाउंडेशन कर रहे हो, आप बताओ क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे क्या? सो वही फिजिक्स वाला जो सर ने बताया ना, फिजिक्स का क्या रहता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप फिगर अगर उनका बना पाए एग्जाम में तो आप निकाल ले जाएंगे उस क्वेश्चन को, अगर फिगर ही नहीं बना पाए ना तो वो क्वेश्चन डुएबल ही नहीं होगा। तो उसमें मैं ज़्यादा ऐसा मतलब PYQ करता था बस रिलीजियसली, उसके अलावा इतना माइंड नहीं किया कभी उसमें अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो। दूसरा सर जो फ्लूइड्स में बेसिक क्वेश्चन करता है, स्ट्रीम लाइन्स, पोटेंशियल, इन सबको प्रिपेयर अच्छे से किया। लास्ट वाले जो क्वेश्चन है नेवियर स्टोक्स वगैरह, इनको छोड़ के गया था। PDE में भी जो उसमें लास्ट में हीट इक्वेशन वो हर साल आती है तो वो अच्छे से प्रिपेयर किया पूरा डेरिवेशन, पर लास्ट में एक लाग्रांज वगैरह के वो थोड़े कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसके अंदर, उनको फिर छोड़ के गया था। मॉडर्न में भी सर थ्योरम्स और PYQs किया, पर ज़्यादा बुक्स वगैरह के पीछे गैलियन वगैरह से अच्छे मतलब नए क्वेश्चन ट्राई नहीं किए, सिर्फ थ्योरम्स, बेसिक थ्योरम्स प्रिपेयर की और प्रूफ बेसिक प्रूफ्स एंड देन सिंपल PYQs, इतना ही था सर। मतलब मिनिमल इन्वेस्टमेंट ही किया और रिटर्न लिया बस इतना। मतलब हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कितना पढ़ने पे कितना मार्क्स जी आएगा। मधु आपका? सब मेरा वैसे फिजिक्स वाला पोर्शन कंफर्ट जोन में नहीं था, बट मैंने इस बार ट्राई किया कि इसको थोड़ा ब्रेक करके आगे करूँ। आपसे मैंने मतलब बात भी करी थी, हेल्प भी ली थी काफ़ी इसमें, तो एक बार वो ब्रेक करके फिर ठीक रह मुझे जाता तो है। याद है कि एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले रात sir. को मधुकांत को एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे थे फ्लूइड का, Yes, और sir. वो डिट्टो आ गया था तो 20 8C मार्क्स में। का। तो ये है, तो मतलब हमेशा कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि यू नीड टू प्रिपेयर इंटायर सिलेबस, उसको बिना प्रिपेयर किए भी आप आराम से सेलेक्ट हो सकते हो, डिसेंट मार्क्स ला सकते हो, है ना? Yes, sir. अच्छा, कैलकुलेटर के बारे में क्या है करना है कि कुछ लोग क्या होता है फिल्म जस्ट आफ्टर फिल्म दे स्टार्ट यूजिंग कैलकुलेटर, तो आप लोगों ने कब शुरुआत की थी और कैसे सीखा, फिर कौन सा कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, अदरवाइज कौन सा? बोलना सर जब मैं स्टार्ट किया था मैथ्स पढ़ना तब ही मतलब आपने क्लास में जो एक रिकमेंड किया था, ग्रुप में भेजा था आपने, वही वाला ले लिया था, विस क्लास समथिंग क्लास था, विज करके, क्लास विज, राइट, वो वाला है। और शुरू से ही उसको करते हैं क्योंकि PYQ सॉल्व करते हुए भी टाइम बचता है सर उसके अंदर, और फिर प्रैक्टिस होती है। इवन मैट्रिसेस वगैरह का आपका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है या तो वो बहुत इजीली सॉल्वेबल होता है, और एक्चुअल पेपर में आपने वो सब इन्वर्स वगैरह बैठ के नहीं निकालना है वहाँ पे। तो कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करेंगे तो इट वुड बी ईजियर एंड फास्टर, और ज़्यादा एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कभी भी अपने आप को टेस्ट मत करो कैलकुलेशन के नाम पे। इफ यू हैव कैलकुलेटर, कितनी बेसिक कैलकुलेशन है तो यूज कैलकुलेटर, ठीक है? क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि उस टाइम पे कौन सी छोटी सी कैलकुलेशन दिमाग में गलत सेट हो जाए, तो शुरू से यूज करना है कैलकुलेटर। बिल्कुल सर। अच्छा, इसके लिए कुछ टिप्स ट्रिक वगैरह कुछ आपने नोट की थी क्या, किन किन टॉपिक्स में अच्छा ज्यादा यूज होता है कैलकुलेटर? ये कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कि एनए में भी हम कैलकुलेटर यूज करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में। उसमें सबसे ज़्यादा होता है सर। हाँ, जैसे कि मधु बता रहा था कि गॉस सीडल उसको पता ही नहीं था कि कैलकुलेटर से भी यूज हो सकता है। सिंप्लेक्स भी यूज होता है, सिंप्लेक्स में भी यूज होता हाँ, है। LPP के ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ कैलकुलेटर्स हो सकता है, NA का हो सकता है, और सब बाकी मैट्रिसेस वगैरह लीनियर अलजेब्रा में। सर अभी मतलब कुछ कुछ जो मैं पहले कैलकुलेटर यूज़ करता था उसमें 3x3 ही हो सकता था, हाँ, तो बाद में मैंने नया वाला ले लिया जिसमें 4x4 है, हाँ। कर सकते हैं। एंड सर आई थिंक उसमें वो मैं फंक्शन अभी मैं भूल गया, टाइम हो गया, बट हम कुछ कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आंसर कुछ ऐसे प्रोग्राम फीड इन कर सकते हैं कि हमें बस इनपुट डालते रहे ना, ऑटोमेटिकली पूरा कैलकुलेट करके वो टेबल टाइप बना देगा, स्प्रेडशीट टाइप। स्प्रेडशीट वाला हाँ, उसमें हाँ। है। तो सर इन सब से ना बहुत टाइम बच जाता है पेपर में, और फिर जो क्वेश्चन में जहाँ पे आपको सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए उसमें आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। एनए के क्वेश्चंस क्या होता है, उसमें नया क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उसमें एक ही चैलेंज होता है टू गेट द राइट आंसर। कुछ दिमाग में लगाना है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, उसी में अगर गलती हो गई तो फिर तो क्या ही कहने। तो कैलकुलेटर का मैक्सिमम यूज जहाँ पे हो सकता है करना है। यूपीएससी इन जनरल इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, राइट? यूज से कई बार मैं बोलता हूँ इट्स नॉट यूनियन, इट्स अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है? तो हाँ, मैथ्स लेके आपने कुछ हद तक उसको प्रेडिक्टेबल बनाने की कोशिश करी, बट फिर भी क्योंकि प्रिपरेशन मे गो फॉर 2 years, 3 years, 4 years, तो आप नंबर 1 प्रेशर कैसे हैंडल करते थे,
ठीक है, क्योंकि घर वालों का प्रेशर रहता है, अपनी जॉब छोड़ी होती है, जॉब कर सकते थे फिर भी नहीं करते हो, वो सारा प्रेशर कैसे हैंडल किया? दूसरा, प्लान बी जैसा कुछ आपने सोचा या ऑलरेडी एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया था, उस पर थोड़ा सा क्या है? सर मेरे केस में तो एक तो घर से सपोर्ट था मेरा, ठीक है। इनफैक्ट स्टार्टिंग जब किया था तब कुछ लोगों ने, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह ने घर वालों को बोला था कि ये बहुत टाइम लगने वाला चीज़ है, तो पूरा सपोर्ट चाहिए होगा थ्रू आउट। मैंने मेंटली ऐसे डिसाइड किया था कि 4 अटेम्प्ट तो प्रॉपर वाला दूंगा, ठीक है, एंड उसके बाद शिफ्ट हो जाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा था। इनफैक्ट 2 अटेम्प्ट्स के बाद ही मैंने घर में बात किया था कि अब मेरे को शायद लग रहा है कि कुछ ऑल्टरनेट करियर साथ में करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, ये सब। बट घर वाले ने बोला था कि फाइनेंशियली तो डोंट वरी, लाइक हमारा सपोर्ट है। बस वो सपोर्ट की वजह से मैं कंटिन्यू कर पाया। एंड इवन 4th अटेम्प्ट में मैं लिस्ट के जस्ट मतलब टचिंग डिस्टेंस में था, 14 मार्क्स से रह गया था। तब लगा था कि सर अब तो हाँ चांसेस है, मे बी ट्राई करना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ दिस आई डिड नॉट गो फॉर अ प्लान बी। बट स्टिल सर, इवन वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग 5th अटेम्प्ट में थ्रू आउट नो, वो एक रिग्रेट रहता था कि यार मे बी पहले ही मेरे को कुछ और ऑल्टरनेट करना चाहिए था, क्योंकि जॉब के साथ भी प्रिपेयर करना मुश्किल है बट हो जाता है, लाइक इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। एंड वो इनसिक्योरिटी एक रहती है कि यार, वो एक डर रहता है कि नहीं हुआ तो कहाँ क्या होगा, ये वो। फिर इवन वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू एंड ऑल, एक वो इनसिक्योरिटी था कि यार मैंने 7 साल से कुछ किया नहीं है, इससे क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं क्या आंसर करूंगा। करेक्ट। तो ये सब रहता है। तो इन हाइंडसाइट, इवन इफ इट वर्कड आउट फॉर मी, लाइक आई शुड हैव गॉन फॉर अ प्लान बी, या दिस इज समथिंग आई वुड एडवाइस अदर्स टू गो। प्रणव? यहीं से कंटिन्यू करूँगा सर, जो सर ने लास्ट में बोला है कि मतलब एक्सपीरियंस को एक मिनिमम या मैक्सिमम अपना एक टारगेट सेट करना चाहिए कि मैं 2 मेंस या 3 मेंस लिखूंगा, उसके बाद अदर एवेन्यूज सर्च करूँगा। आरबीआई वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, ईपीएफओ होता है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो मतलब एक फिक्स अपने दिमाग में रखिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, और उसके बाद ट्राई कीजिए कि मतलब दिल ना लगाएं यूपीएससी से, अपना कहीं और भी मतलब करें। और रही बात सर प्रेशर की, तो मैं ऑलरेडी वर्किंग था, तो वो मेंटल प्रेशर तो नहीं था। फैमिली के इस तरफ से हमेशा सपोर्ट रहा है प्रिपरेशन का, और अपना मतलब सिर्फ एम लेके सिर्फ प्रिपेयर ही करता था सर। बाकी कभी रिजल्ट का इतना नहीं सोचता था, खाली अपना जो अपने हाथ में होता था वो अपना काम करता था, बाकी सब रिजल्ट मतलब वो फिर ऊपर वाले के हाथ में है। ये सर अप्रोच थी मेरी। मधु, आपका? सर मेरे में भी यही सर, एक तो फैमिली सपोर्ट रहता है तो काफ़ी बेरेबल हो जाती है जर्नी। और सर जब भी हमेशा ही ऐसे पोजीशंस आती हैं जब हम बहुत ही लो फील करते हैं, तो सर मैंने रियलाइज़ किया उस केस में कि हमेशा बात करने से ठीक रहता है। मैं आपसे बात करता था हमेशा, या फिर फ्रेंड से बात करता था, तो उससे थोड़ा सपोर्ट मिलता है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो। उससे जब नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं तो हम हमेशा नेगेटिव ट्रिप में चले आते हैं, तो हम नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो जब बाहर से कोई बोलता है कि नहीं तुम कर सकते हो, ऐसे वैसा, तो इस तरीके यही चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हेल्प सीख करनी चाहिए इस पोजीशन में। और सर प्लान बी के लिए तो सर मैंने तो इंटरव्यू ख़त्म होते ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। मुझे लग रहा था इस बार हुआ तो हुआ, वरना तो देखा जाएगा सर। बट अभी रिजल्ट नाम लिस्ट में नाम आ गया, बट फिर अब जॉब छोड़ के प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो अच्छा, वैसे स्ट्रेस रिलीज करने के लिए क्या क्या करते थे? कई बहुत सोच समझ के चूज करना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाए। तो कुछ ऐसा करते थे? स्पोर्ट्स, मूवीज, आउटिंग, या बोल रखा था कि नहीं पूरा फुल सेक्रीफाइस, अब जब हो जाएगा तभी जाएंगे, कुछ करेंगे? सर ये सैक्रिफाइस वाला तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई किया था, पता चला कि नहीं सस्टेनेबल नहीं है। बट फिर मतलब मूवीज़ और वेब सीरीज़ वगैरह तो था, मतलब वो रेगुलरली देखता था। फिर फुटबॉल मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ, तो मैं जो टीम को सपोर्ट करता हूँ उनका मैचेस देखता रहता तो था। ये हॉबीज इंटरव्यू के डैफ वाली हैं कि रियल हॉबीज हैं? अरे नहीं ये तो देखता ही था। इनफैक्ट मूवी वेब सीरीज तो बहुत चलता था। ओके। और बाकी आउटिंग्स वगैरह सर आई थिंक थोड़े साल होने के बाद अभी स्टार्ट किया था। इनिशियली में अंदर से गिल्ट होती थी, नहीं यार पढ़ना चाहिए, बट इन हाइंडसाइट आई थिंक इट हेल्प्स लाइक गोइंग फॉर दिस। इवन दिस टाइम प्रीलिम्स मेंस के टाइम्स में भी ऐसे 2-3 बार मैं बाहर गया था, एंड दैट हेल्प कि रीफोकस करने में, थोड़ा मेंटल क्लैरिटी के लिए। तो ये सब कुछ ना कुछ तो सेफ ढूंढ लेना चाहिए जो स्ट्रेस रिलीफ के लिए।
प्रणव आप क्या करते थे कि तो मैं- इतना भी टाइम नहीं था और इसके बाद पढ़ना ही पड़ता था? नहीं था सर, पर जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था फिर दोस्तों के साथ मिलने, क्योंकि दोस्त सारे दिल्ली बेस्ड ही हैं, तो फिर एक वीकेंड पे अपना साथ बैठ के फिर शेयर कर लेते हैं अपना दुख सब, तो वो कम हो जाता है, हिम्मत मिल जाती है आगे। हिम्मत मिल जाती। मधु आपका? सर मेरा भी सर ऐसा ही सर, फ्रेंड से बात कर लेता था, वैसे बात करने में सही लगता है मेरे को, तो ऐसे बातचीत कर लो तो उससे ठीक रहता है। और ऐसे कभी कभी जैसे रिसेंटली ऐसे कुछ कुछ खेलना चालू किया, कुछ फुटबॉल वगैरह खेल लेता था, और तो सर कुछ नहीं है। ओके, ठीक है। आई थिंक कुछ और भी आपके दिमाग में आ रहा है? कुछ और would you guys like to advise current aspirants, क्या उनको करना है, क्या चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है मार्केट में? क्योंकि करेंटली abundance has become a problem। हर हाँ, चीज का abundance है, चाहे स्टडी मटेरियल हो, चाहे एडवाइस का ही बोले, चाहे टॉक्स का ही बोले। तो इस नॉइज में कैसे फिल्टर करना है? कुछ आप एडवाइस करें एस्पिरेंट्स को, किन बातों का ध्यान रखना है, किन क्वालिटीज को लाना है? क्योंकि कई बार क्या होता है, जो मुझे लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि ऐसा नहीं होता है कि देयर आर सो मेनी वीकनेसेस विद इन अस। कोई एक वीकनेस हो सकती है जो हमें सक्सेस से रोक सकती है। तो ऐसी अब कौन सी की क्वालिटीज़ है जो आप बोलेंगे एस्पिरेंट्स को कि आप उनको रखिए, उनको फॉलो करिए, तो सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे? आई वोंट से कि हो ही जाएगा, बट यू कैन ऑलवेज इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी। तो कुछ ऐसा एडवाइस आप लोग क्या देना चाहेंगे अल्फ्रेड, स्टार्टिंग फ्रॉम यू? सर एक तो आप जो कह रहे थे मार्केट में बहुत अबंडेंस वाला है, आई फील दैट हैज़ बिकम द मेजर प्रॉब्लम अभी। एंड इवन एडवाइस एंड सब कुछ है मटेरियल का, लाइक स्पेशली जीएस प्रीलिम्स और मेन से पहले बहुत सारा मटेरियल आ जाता है। तो दिस टाइम तो मैंने टेलीग्राम के जितने ग्रुप्स और चैनल्स वगैरह थे सब कुछ डिलीट ही कर दिया। तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तो एक तो वो कहीं ना कहीं से लाइक आपके पास अगर इफ़ यू हैव अ लिमिटेड लिस्ट की ये चीज़ें करना है, एंड इफ़ यू स्टिक टू दैट एंड डोंट वेंचर आउटसाइड नो मैटर हाउ अपीलिंग समथिंग माइट बी, तो दैट इज़ वेरी यूजफुल। तो मतलब इन अ वे इनडायरेक्टली है कि फोमो अवॉइड करके अगर आप चल गए तो वो काफ़ी बिना डिस्ट्रैक्शन का, तो वो काफ़ी यूज़फुल है, वो एक क्वालिटी चाहिए। बाकी सर दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी, लाइक फॉर मी स्पेशली इट वॉज, एंड इवन इफ लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जो निकालते उनके लिए भी 2 साल तो लगते ही है। तो थ्रू आउट दैट बहुत डिस्करेजमेंट होगा, तो उन सबको फेस करना, एक रेजिलियंस दिखाना, देन नो मैटर वॉट यू फील, अगर थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लाते हो, मे बी नॉट 100%, बट थ्रू आउट अगर यू आर एबल टू कंसिस्टेंटली सिट एंड स्टडी, डेडिकेशन लाते हो एंड रेजिलियंस की बाउंस बैक करके आ गए हो, और परसिवरेंस, पेशेंस, ये सब बोलते हैं, बट ये सब वही मैथ्स में वो जो नेसेसरी कंडीशंस बोलते हैं, ये सब वो है। एंड आई फील सबके अलग अलग क्वालिटीज़ होते हैं एंड सबके अलग अलग लेवल्स पे होते हैं। लाइक फॉर समवन लाइक मी परसिवरेंस वाज इजी एंड इसलिए मैं 5 साल टिक पाया, बट बहुत ऐसे क्वालिटीज़ है जो शायद मेरे में थोड़े कम थे, थोड़े लैकिंग थे, ऐसे किसी और का कुछ और होगा। तो अपने हिसाब से अपना एक अंडरस्टैंडिंग हो कि अब हम कहाँ पे खड़े हैं, हमें कहाँ पे वर्क करना है, तो ये सब चाहिए। और बाकी ये क्वालिटीज़ तो कॉमन है, सबको पता ही है, बस वो नेसेसरी कंडीशंस है तो उन पर वर्क करना है। तो ये वही सर जो सर ने बोला कि फोमो जो आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो जो मार्केट में इतनी नॉइस है ना, उसमें से आपको म्यूज़िक को फिल्टर करना है, और तभी म्यूज़िक होगा आपके साथ तो आप इंजॉय कर पाएंगे जर्नी को। नहीं तो नॉइस में आपको लगेगा कि ये मॉडर्न अलजेब्रा की भी सर 4-5 बुक्स आती होंगी, क्योंकि इतने सारे मैथमेटिशियंस ने रिसर्च की है, और इवन इंडियन मैथमेटिशियन ही 4-5 बुक्स मिल जाएंगी आपको। तो अब चारों आप पढ़ने जाएंगे तो आपसे मॉडर्न में पीएचडी तो कर लेंगे, पर यूपीएससी का मैथ्स नहीं निकाल पाएंगे। तो ये नॉइस आप कम कीजिए लाइफ में, और ट्रस्ट करना सीखिए। मतलब अगर कोई मेंटर है तो आप उसको पूरा फेथ देके उसके पीछे मतलब पढ़ जाइए, उसको डाउट्स पूछो, उसको बॉम्बार्ड करो अपने डाउट से, पर ट्रस्ट कर, एटलीस्ट ट्रस्ट कीजिए। अगर मन में आपके डाउट होगा कि ये दिस इज़ मिसगाइडिंग, तो फिर आपको वो आप इधर ही रह जाएंगे, मतलब उस नदी के पार नहीं हो पाएंगे। अगर आप जो फिशरमैन है, बेसिकली जो नाविक है, अगर उस पर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो आप फिर नदी के इस पार ही रह जाएंगे, उस पार जा ही नहीं पाएंगे। तो ये है।
और दूसरा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए यूपीएससी में कि आप बहुत बल्क मटेरियल इकट्ठा करें. शॉर्ट नोट्स से काम चल जाता है. इवन फॉर मेंस आपको 250 वर्ड्स में, मतलब लॉन्गेस्ट आंसर आपको 250 वर्ड्स में ही लिखना होता है. तो आप 1500 वर्ड या 2000 वर्ड के पैराग्राफ्स इकट्ठे ना करें, उस पर टारगेटेड PYQ बेस्ड स्टडी करें, वो ज़्यादा बेटर होगा. और मैथ्स में जितना आप पेन चलाएंगे, जैसे आप क्लास में बोलते थे सर कि पेन और पेपर जो है आपके लिए इस टाइम स्वेट है, जो मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर. आप बोलते थे पेन और पेपर जो है हमारा sweat है. हाँ, हमारा स्वेट है. जितना आप अभी खर्च कर लेंगे उतना एग्जाम में आपका बचेगा. ये है सर. मधु, आपने इस बार क्या एक्स्ट्रा किया कि लिस्ट में नाम है? कैसे आपने नॉइस को फिल्टर किया? सर वही से, एक तो गाइडेंस सही मिले. जैसे सर मैं तो बोलता हूँ कि लकी हूँ मैं कि आपसे जैसे इंटरेक्शन हो गया, आपने गाइडेंस दे दी इसमें. सर ऐसे ही सर मैं कुछ फ्रेंड है, अर्जुन मेरा फ्रेंड है, उसने गाइडेंस दी, तो इसके थ्रू थोड़ा क्लैरिटी आ जाती है और हम जो भी क्लटर चल रहा होता है या फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बम्बार्ड होती है उससे बच जाते हैं. सर यही लगा मेरे को तो. ठीक है, आई थिंक थैंक यू अल्फ्रेड, प्रणव एंड मधु फॉर योर वैल्यूबल टाइम, and I wish you very best for the next phase of your life. I think and I hope कि you guys will do marvelous work for the country. You will serve the nation. Best of luck, guys, and I'm Thank you. proud of you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.